हेलो क्लास 11 केमिस्ट्री। लास्ट टाइम पे हमने सेकेंड चैप्टर स्टार्ट कर दिया था, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जिसमें हमने बात करी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे कैसे हुई। आज हम बात करेंगे एटॉमिक मॉडल्स कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसके बारे में कैसे उसकी फॉर्मेशन होती है। तो फर्स्ट इसमें था, बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसमें मॉडल दिए। बेसिकली इसमें डिस्कस क्या हो रहा था कि स्टेबिलिटी की, एटम की स्टेबिलिटी के बारे में क्या कहना है, उसका बिहेवियर, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एटम। अगर डिफरेंट एटम कंबाइन करते हैं तो वो डिफरेंट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो उसका कैसे उसको एक्सप्लेन करें, उसके बारे में बहुत सारे साइंटिस्ट स्टडी करने लगे। फिर एक साइंटिस्ट आए जे थॉमसन, उन्होंने अपना एटॉमिक मॉडल दिया, उसके बारे में बताया। उन्होंने क्या बोला कि एटम पजेसेस अ स्फेरिकल शेप इन विच द पॉजिटिव चार्ज इज़ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। कि एटम क्या है, एक स्फेरिकल शेप है, जैसे आपकी बॉल होती है, उसको ऐसा अज्यूम किया उन्होंने कि वो स्फेरिकल शेप है जिसमें पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली, मतलब हर तरफ पूरे स्फेयर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्या पॉजिटिव चार्ज, सी प्लस 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 आपको देख रहे हैं। और द इलेक्ट्रॉन आर इम्बेडेड इनटू इट, और इलेक्ट्रॉन जो है इनके बीच बीच में इम्बेडेड हैं, धसे हुए हैं। जैसे इसमें बहुत एक फेमस हुआ प्लम पुडिंग मॉडल। जैसे खीर हो, आपने देखी होगी, तो दूध की खीर में चावल, वो तो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। मिल्क को हम पॉजिटिवली चार्ज मान लें, और जिसमें हम काजू बादाम किशमिश जो यूज़ करते हैं एम्बेडेड होते हैं, दिस इज़ इलेक्ट्रॉन। एंड वाटरमेलन, इसी तरीके से इन्होंने वाटरमेलन मॉडल का भी बताया कि किस तरीके से हम एटम को अज्यूम कर सकते हैं कि वो स्फेयर है, उसमें किस तरीके से इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं एम्बेडेड रहते हैं और सारी चारों तरफ पॉजिटिव चार्ज होता है। जैसे कि वाटरमेलन मॉडल है, वाटरमेलन मॉडल में उन्होंने क्या कहा कि जो वाटरमेलन कैसा है, अंदर से रेड होता है और उसमें ब्लैक कलर के क्या होते हैं, उसके सीड्स होते हैं। तो उन्होंने जो रेड पार्ट है उसको एज्यूम किया क्या है, वो पॉजिटिव चार्ज है, इट इज़ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। और जो ब्लैक आपको सीड्स दिखते हैं, दिस इज़ इलेक्ट्रॉन। उन्होंने बोला ऐसा एज्यूम करने के लिए। तो इससे क्या पता चला, एटम इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब उसमें पॉजिटिव चार्ज भी है, नेगेटिव चार्ज भी। आप मॉडल को देख सकते हैं, इसमें पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन, आपको पता है पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होते हैं, एक दूसरे को न्यूट्रल करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं। तो एटम इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन भी हैं, यानी कि न्यूट्रलाइज है, दोनों के सेम है नंबर। इस मॉडल की खास बात ये थी कि एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस मॉडल इट्स दैट द मास ऑफ एन एटम इज़ अज्यूम टू बी, जो मास है पूरे एटम का, प्रोटॉन की वजह से होता है मास, जो पूरे एटम का मास है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है एटम में। ये जो पॉजिटिव चार्ज है पूरा क्या है, पूरी तरीके से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है एटम में। ऑल्दो दिस मॉडल वॉज एबल टू एक्सप्लेन द न्यूट्रलिटी ऑफ द एटम। ये मॉडल एटम की न्यूट्रलिटी को तो एक्सप्लेन करता है, बट वॉज नॉट कंसीडर विद द रिजल्ट ऑफ लेटर एक्सपेरिमेंट। ये उसकी स्टेबिलिटी की बात नहीं करता, तो इसलिए ये मॉडल जो है फेल हो गया था। उसके बाद रदरफोर्ड का मॉडल आया, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। जे थॉमसन के मॉडल के बाद उनका वो स्टेबिलिटी को, एटम की स्टेबिलिटी को नहीं बता पाया था। उसके बाद रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया। इस 1819 की बात है ये शायद। रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। इन्होंने क्या किया, अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, यानी कि रेडिएशन, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अल्फ़ा पार्टिकल आपको पता है +2 चार्ज होता है, और इसका मास है 4 AMU, यानी कि एटॉमिक मास यूनिट 4 होता है। इसको हम इस तरीके से एज्यूम भी कर सकते हैं, जो हीलियम न्यूक्लियस की तरह एज्यूम, क्योंकि हीलियम के कितना होता है, 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन। अगर हम इसके 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर दें तो ये कितना हो जाएगा, 2 पॉजिटिव, यानी कि 2 पॉजिटिव चार्ज अल्फ़ा पार्टिकल, और 4 यानी कि 2 और 2 4 AMU यूनिट, यानी कि इसका मास हो जाएगा। तो हम इसको एज्यूम कर सकते हैं, दिस इज़ द अल्फ़ा जो है वो हीलियम न्यूक्लियस है, यानी कि 2 पॉजिटिव चार्ज है इनमें। इन्होंने स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में एक बीम लिया, ठीक है। बीम ये सोर्स है, अल्फ़ा पार्टिकल का सोर्स है, जिसको एक बॉक्स में रखा गया है, रट के बॉक्स में। ये एक गोल्ड की फॉइल है, गोल्ड फॉइल, जिसमें ये बीम डाली जाएगी, ठीक है। और ये है हमारी फ्लोरेसेंट स्क्रीन, जहाँ पर जिस पे लाइट पड़ती है, तो क्या हमारा एक चमक सी पैदा होती है, जिसे हम फ्लोरेसेंट स्क्रीन, जिंक सल्फाइड की बनी हुई है। एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया, जब ये सोर्स ऑफ बीम से अल्फ़ा पार्टिकल्स डाले गए, इनकी बीम डाली गई, दिस इज़ द अल्फ़ा पार्टिकल बीम, तो उन्होंने देखा कि कुछ जो रेडिएशन है वो तो डायरेक्टली
अनडिफ्लेक्टेड हो रही, सीधी चली जा रही हैं, कुछ डिफ्लेक्ट हो रही हैं और कुछ वापस जा रही हैं, ठीक है। कुछ सीधी जा रही हैं, ठीक है, बिना डिफ्लेक्ट हुए। 99 मोस्टली जो हैं वो अनडिफ्लेक्टेड हो रही हैं, और कुछ हैं स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो रही हैं, और कुछ वेरी फ्यू यानी कि वो वापस जा रही हैं जहाँ से वो जिस सोर्स से आई थी उस सोर्स पे। वही है कि क्या क्या ऑब्जर्वेशन की कि नियरली 99.9% अल्फ़ा पार्टिकल पास्ड अनडिफ्लेक्टेड, यानी कि जो मोस्टली जो थी वो क्या सी जा रही थी, बिना टकराए हुए सीधी जो स्क्रीन लगी है उस पर टकरा रही थी। सम ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल, कुछ ऐसी थी जो वेयर डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल, कुछ स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो रही थी। एंड थर्ड वन इज़ वेरी फ्यू, 1 in 20,000 अबाउट अल्फ़ा पार्टिकल रिटर्न्स बैक टू द लार्ज एंगल, यानी कि 180 एंगल पे वो क्या हो जा रही थी, वापस अपनी जिस सोर्स से आई थी उसी तरफ जा रही थी। उस एक्सपेरिमेंट से रदरफोर्ड ने क्या कंक्लूजन निकाले? फर्स्ट, मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज़ एम्प्टी, कि ज़्यादातर जो एटम में स्पेस था वो क्या था, खाली था, एम्प्टी था, हॉलो था। एज मोस्ट ऑफ द जो अल्फ़ा पार्टिकल थे पास थ्रू द फॉइल अनडिफ्लेक्टेड, क्योंकि जो ज़्यादातर हमारी जो रेज जो हम अल्फ़ा पार्टिकल डाल रहे थे उस फॉइल में, मेटल की फॉइल में, वो क्या कर रही थी, मोस्टली अनडिफ्लेक्टेड, यानी कि सीधे चले जा रहे थे, कोई डिफ्लेक्शन नहीं था। तो इससे क्या पता चलता है कि जो हमारा एटम का मोस्ट पार्ट है वो क्या है, एम्प्टी है। सेकेंड, अ फ्यू पॉजिटिव चार्ज इन अ पार्टिकल, अल्फ़ा पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड, को कुछ जो चार्ज था वो क्या था, डिफ्लेक्टेड हो रहा था। तो द पॉजिटिव चार्ज हैज़ टू बी कंसनट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट, क्योंकि वो बहुत कम अमाउंट में था, तो दैट रेपेल्ड कर रहा है, पॉजिटिव पॉजिटिव रेपेल्ड करता है। तो कुछ जो अल्फ़ा पार्टिकल थे रेपेल्ड हो रहे थे, डिफ्लेक्टेड द पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि कुछ पॉजिटिव चार्ज इट मीन्स एटम में है। द पॉजिटिव चार्ज इज़ हैवी, देयर हैवी है, इज़ समथिंग हैवी इन एटम, इससे पता चला कि कुछ हैवी एटम भी है, हैवी पार्टिकल है उस एटम में। द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, इट मीन्स ये न्यूट्रल एटम है। द साइज़ ऑफ न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस का साइज़ इज़ वेरी स्मॉल एज़ कम्पेयर टू साइज़ ऑफ एटम, एटम के कंपेरिजन में जो न्यूक्लियस का साइज़ है, यानी कि जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है, जो हम पॉजिटिव चार्ज बोले थे, वो दिस इज एज्यूम टू बी, या न्यूक्लियस का जो साइज़ है वो एटम के कंपैरिजन में क्या है, बहुत छोटा है। एटम का सपोज़ अगर 10⁻⁻10, अगर एटम का साइज़ 10⁻⁻10 मीटर, न्यूक्लियस का 10⁻⁻15, यानी कि 5 टाइम्स उससे छोटा है, ठीक है। ऐसे हम एज्यूम कर सकते हैं कि अगर हम बॉल को सेंटर पे रख दें किसी ग्राउंड के, ठीक है, तो 5 किलोमीटर का उसमें क्या है, डिफरेंस है, तो वो कितना हो जाएगा, पूरा 10⁻⁻15, इतना डिफरेंस है। रदरफोर्ड ने अपने मॉडल को इस तरह के शो किया था, एटॉमिक मॉडल ऑफ द मॉडल, दिस पॉजिटिव चार्ज इन द सेंटर एटम के सेंटर में पॉजिटिव चार्ज एज्यूम करते हैं, और उसके चारों ओर क्या है, इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं। तो इसका मॉडल कहता है कि पॉजिटिव चार्ज एंड मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम इन स्मॉल रीजन, जो मोस्टली जो एटम का मास है वो एक छोटे से रीजन में है, दिस रीजन पॉजिटिवली चार्ज है, इसी रीजन को हम कह देते हैं न्यूक्लियस, दिस इज़ द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। द न्यूक्लियस इज़ सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन, जो ये न्यूक्लियस है ये किससे चारों ओर से घिरा रहता है, इलेक्ट्रॉन से। दैट मूव अराउंड द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस के चारों ओर क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं विद द वेरी हाई स्पीड इन सर्कुलर पाथ। ये सर्कुलर जो पाथ है इनको हम ऑर्बिट कहते हैं, ठीक है। ये सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं, इसको हम कहते हैं ऑर्बिट। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के साथ साथ अगर ओनली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन एक टाइम आएगा घूमते घूमते इसके ऊपर गिर पड़ेगा, और जो हमारा एटम होगा वो डैमेज हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता, सेंट्रीपिटल फोर्स भी होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स, एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट तो करेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से, बट सेंट्रीपिटल फोर्स भी होता है। जैसे कोई भी एक छोटा सा पत्थर है, उसे आप धागे में लपेटिए और उसको ऐसे ऐसे घुमाइए, तो आप उसे घुमाएंगे, यानी कि बीच से जो आपका है उसको खींच रहे हैं, तभी जाके तो वो घूम रही है। अब ऐसा तो है नहीं पत्थर आपके उंगली पे आगे गिर जाएगा। तो दिस इज़ द सेंट्रीपिटल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दोनों काम करते हैं, तब जाके इलेक्ट्रॉन्स के सर्कुलर पाथ में मूव करते रहते हैं। दिस इज़ द सर्कुलर पाथ कॉल्ड ऑर्बिट, और इलेक्ट्रॉन्स के चारों ओर मूव करते रहते हैं बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बट बुक्स में आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही इसका लिखा है। ये रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल था, ये भी फेल हो गया था क्योंकि उन्होंने स्टेबिलिटी नहीं बताई थी कि एटम की स्टेबिलिटी क्या होती है। उसके बारे में इसके फेलियर बता देती हूँ, इसके फेलियर्स क्या हैं।
रदरफोर्ड के मॉडल को हम इस तरीके से भी अज्यूम कर सकते हैं। सोलर सिस्टम आपको पता है, सोलर सिस्टम में क्या होता है, एक सन होता है सेंटर में और उसके चारों ओर जितने भी हमारे प्लैनेट्स होते हैं वो मूव करते रहते हैं। तो अब जैसे हमारा अर्थ पे क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, और सन के उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से मूव तो करते हैं, बट एक समय आना चाहिए कि फोर्स की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अर्थ को तो सूर्य पे, सन पे गिर जाना चाहिए, बट ऐसा तो नहीं होता ना। तो ऑल्सो ये अंदर सेंट्रीपिटल जो फोर्स होता है वो भी होता है, ताकि वो एक दूसरे से क्या रहे, एक दूसरे पे गिरे नहीं और वो एक मूव करते रहें उसी ऑर्बिट में। जो जिसका ऑर्बिट है प्लैनेट का, सोलर सिस्टम में आपने देखा है, वो अपने अपने ऑर्बिट में क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। इसी तरीके से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो भी अपने अपने ऑर्बिट में न्यूक्लियस के चारों ओर क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। इसके फेलियर कहते हैं रदरफोर्ड के मॉडल के, इट कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। एटम की स्टेबिलिटी को ये नहीं बता पाए थे कि एटम की स्टेबिलिटी, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन किस तरीके से मूव करते हैं, कैसे नहीं करते। इट कैन नॉट एक्सप्लेन लाइन स्पेक्ट्रम एंड डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। जो हमने रेडिएशन पास कराई किसी मेटल फेज से, तो कुछ में जगह पे स्पेक्ट्रम दिख रहे थे और कुछ जगह पे नहीं दिख रहे थे, ये इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। वही है लाइन स्पेक्ट्रम, कुछ जगह लाइन दिख रही थी, डिस्क्रीट मतलब कुछ जगह नहीं दिख रही थी, तो इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए एटम के। आगे हम इसके और भी मॉडल के डिस्कस करेंगे। थैंक यू।